हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। गुजरात सेट के क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। 200 क्वेश्चंस 2022-23 के पेपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 100 करके मतलब 50-50 करके 4 क्लासेस में। अगेन पार्ट 1 है ये दिसंबर 2021 के पेपर का। 1 to 50 क्वेश्चन हमें डिस्कस करने हैं। एंड जो स्टूडेंट्स रिलीजियसली रोज इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी जो क्वेश्चंस मैं रोज अपलोड कर रही हूँ वो रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो अपने आप में एक चेंज और एक रिजल्ट में चेंज जरूर देखेंगे। बिकॉज रोज थोड़ा थोड़ा करके आप पढ़ रहे हो, रोज थोड़ी थोड़ी नई नई चीजें सीख रहे हो। क्योंकि 50 क्वेश्चन में 2-4 इन्फॉर्मेशन तो मिनिमम होगी जो आप नहीं सीखोगे। ओके, और बाकी आपकी रिवाइज हो जाएगी। तो इसलिए जो स्टूडेंट्स रेगुलरली देख रहे हैं वो मेरे फेवरेट स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा है कि 50 से 100 के बीच में लाइक्स हर क्लास पे रोज देखने को मिल जाते हैं। यानी कि डेली मिनिमम 50 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो रोज देख रहे होंगे इस क्लास को। 50 छोड़ो, 10 भी होंगे, 20-30। सो वो बेस्ट है अगर आप रोज इनको थोड़ा थोड़ा करके कवर कर रहे हो। ओके, बिकॉज एक साथ सारे क्वेश्चंस करना वो दिमाग भरने वाली सिचुएशन हो जाती है। सो पार्ट 1 50 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है सभी पेपरों के लिए जहां जहां एजुकेशन आपका सब्जेक्ट है। ओके, बार बार सेम चीज बोलने की जरूरत है नहीं। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है आप कर सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली फ्री। पहला क्वेश्चन आपके सामने है जी, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉलोवर ऑफ प्रैग्मेटिक फिलोसफी, यानी प्रैग्मेटिज्म को कौन फॉलो नहीं करता है। किलपैट्रिक ने तो प्रोजेक्ट मेथड भी दिया है प्रैग्मेटिज्म से ही रिलेट करते हुए, चाइल्ड सेंटर्ड पे फोकस करते हुए। जॉन ड्यूई, प्रोजेक्ट मेथड नहीं, जॉन ड्यूई भी प्रैग्मेटिज्म से रिलेटेड है हमेशा से। जॉन ड्यूई प्रैग्मेटिज्म, रूसो नेचुरलिज्म, ये दो नाम तो हमेशा याद होने चाहिए। विलियम जेम्स जो है वो भी प्रैग्मेटिज्म से रिलेटेड है जी। पेस्टोलॉजी नहीं है, पेस्टोलॉजी जो है वो प्रैग्मेटिक फिलोसफी को फॉलो नहीं करते। सो पेस्टोलॉजी के बारे में आप ये बात याद रख सकते हैं कि ये रूसो से काफी इन्फ्लुएंस्ड है। ओके, प्लस ये बोलते हैं कि हमें एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो पावर्स ऑफ हेड, हार्ट एंड हैंड, इन तीनों चीजों की पावर्स को डेवलप करे। क्योंकि इनका मानना है कि अगर इन तीनों चीजों में पावर, ये तीनों चीजों को आप डेवलप कर रहे हो तो ऐसे इंडिविजुअल्स जो है वो आप क्रिएट कर पाओगे जो कि कैपेबल है ये समझने के लिए कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। ओके, तो इसलिए पेस्टोलॉजी रूसो से इन्फ्लुएंस है, तो कहीं ना कहीं नेचुरलिज्म से आप रिलेट कर सकते हो, ऑल्दो एग्जैक्टली कहीं नहीं लिखा हुआ है कि वो नेचुरलिज्म को फॉलो करते हैं। ओके, विलियम जेम्स फर्स्ट अनाउंस्ड हिज कमिटमेंट टू प्रैग्मेटिज्म। इन्होंने जो है एक लेक्चर लिया था बर्कले में 1989 में। एंटाइटलमेंट मतलब टाइटल क्या था, फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्शंस एंड प्रैक्टिकल रिजल्ट्स। तो इनके काफी प्रूफ देखने को मिलते हैं कि हाँ, विलियम जेम्स जो है वो प्रैग्मेटिज्म को फॉलो करते हैं और प्रैग्मेटिज्म जो है उसको मानते हैं। अकॉर्डिंग टू वेदांत फिलोसफी नियरेस्ट कोश, 5 कोश थे, करवा रखे हैं। अभी रिसेंट जो गुजरात वाले पेपर ही हुए हैं उनमें भी करवाए हैं। तो 5 कोश में सबसे नियरेस्ट कौन सा है वो आपको पता होना चाहिए, आनंद माया कोश। तो ये 5 कोश थे, ये सबसे अंदर की तरफ लेयर रहेगी। देन विज्ञान माया कोश या विजनन माया भी लिखा होता है कई जगह पे। तो पहले ये यहाँ पे सेल्फ या हमारा आत्मा होगी, आत्मन लिखा होता है। तो ये अपना पहला आनंद माया कोश, दूसरा विजडम बॉडी, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे 5 लेयर्स हैं। तो सबसे बाहर की लेयर और सबसे दूर जो लेयर है वो है अन्न माया कोश और सबसे पास वाली लेयर है आनंद माया कोश। ओके, योगा ट्रांसफॉर्म्स द ह्यूमन काइंड, लाइफ एंड बॉडी टू सुपरमैन। दिस फिलोसफी वॉज गिवन बाय, तो कौन जो है योगा को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा है, रविंद्रनाथ टैगोर, अरबिंदो घोष, स्वामी विवेकानंद या महात्मा गांधी। आंसर रहेगा जी अरबिंदो घोष। इन्होंने माइंड की भी बहुत सारे टाइप्स की बात की है, वो भी थोड़ा ध्यान रखिए जो हम नेट के लेवल पे करते हैं। Who said reverse the usual practice and you will always do right, यानी जो यूजुअल ट्रेडिशनली चला आ रहा है ना उससे एग्जैक्ट ऑपोजिट कर दो। तो जो ट्रेडिशनली चला आ रहा है उससे अगर एक्सट्रीम ऑपोजिट कर दिया तो हमारा नेचुरलिज्म आ जाएगा। आंसर रूसो आ जाएगा। रूसो ने ये बात बोली है कि रिवर्स द यूजुअल प्रैक्टिस, ठीक है, क्योंकि ये फिलोसोफर बिलीव करते हैं कि एजुकेशन बच्चों को फोर्स ना करे, जो ट्रेडिशनल तरीके से चला आ रहा है वो सोचने के लिए मजबूर ना करे उनको। तो उससे ऑपोजिट जब आप करेंगे तब जो है वो बेटर एजुकेशन हो पाएगी, बेटर चीजें या बेटर ह्यूमन बीइंग वो बन पाएगा। तो वो रूसो ने बोली है, ये नई वर्ड है, ये नई इंफॉर्मेशन है, ठीक है। विच ब्रांच ऑफ फिलोसफी एग्जामिन्स इश्यूज पर्टेनिंग टू नेचर ऑफ रियलिटी, इजीएस्ट क्वेश्चन। ये वैल्यूज की बात करते हैं। मेटाफिजिक्स का तो पार्ट ही हो गया, ऑन्टोलॉजी तो मेटाफिजिक्स में ही आ गया। एपिस्टेमोलॉजी जो है वो प्रोसेस की बात करते हैं, नॉलेज, प्रोसेस ऑफ नॉलेज। तो आंसर मेटाफिजिक्स रहेगा क्योंकि वही रियलिटी की बात करते हैं। ओके,
रिलीजियस एजुकेशन इज स्ट्रांगली एडवोकेटेड बाय, किसने एडवोकेट की है? तो आइडियलिस्ट एडवोकेट करते हैं रिलीजियस एजुकेशन, स्पिरिचुअल माइंड, स्पिरिचुअल चीजें, तो वो सारी चीजें आइडियलिस्ट जो है वो फॉलो करते हैं और वो स्ट्रांगली एडवोकेट करते हैं। प्रैग्मेटिस्ट आर अगेंस्ट, तो किसके अगेंस्ट है प्रैग्मेटिस्ट? स्पेशलिस्ट टीचर्स के, इटर्नल स्पिरिचुअल वैल्यूज के, डिवीजन ऑफ नॉलेज इनटू सेपरेट सब्जेक्ट्स और एक्सटर्नल एग्जामिनेशन के। सो प्रैग्मेटिस्ट जो है वो मिडवे से है, आपको आइडियलिज्म और नेचुरलिज्म के बीच में से नजर आएंगे, ठीक है। सो वो एज सच इटर्नल स्पिरिचुअल वैल्यूज के भी अगेंस्ट नहीं होंगे, ना ही वो स्पेशल टीचर्स के अगेंस्ट होंगे, और वो एग्जाम के अगेंस्ट भी नहीं है, ठीक है। सो वो मेजरली किसके साथ है, अगेंस्ट है कि आपने नॉलेज को अलग अलग सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर दिया, चीजों को रिलेट करके पढ़ना है हमें, तो वो रिलेट करना, उन पे काम करना, जो लाइफ में यूज होनी चीजें उनके ऊपर काम करना, तो सी आंसर रहेगा, ये सी के अगेंस्ट है, मतलब ये डिवीजन के अगेंस्ट है जी। हु सेड नो फिक्स्ड एम्स ऑफ एजुकेशन एंड नो वैल्यूज इन एडवांस, तो कोई फिक्स एम नहीं होना चाहिए, कोई एडवांस में वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। तो आइडियलिज्म नहीं बोल रहा है, रियलिज्म नहीं बोल रहा है, मार्क्सिज्म भी कुछ और ही अलग बातें बोलता है। प्रोग्रेसिव एजुकेटर्स हैं वो बोलेंगे ऐसा कि फिक्स एम नहीं होने चाहिए, जहां पे हम इंडिविजुअल जो है डिफरेंसेस को भी कंसीडर करेंगे, तो अगर हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कंसीडर कर रहे हैं तो फिक्स एम का कोई पॉइंट ही नहीं बनता। ओके, तो जो प्रोग्रेसिव एजुकेटर्स हैं वो ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं। अच्छी अच्छी। टू विच रिलीजन द त्रिपिटका स्क्रिप्चर रिलेटेड, इजीएस्ट क्वेश्चन, नेट वालों के लिए तो केक वॉक होनी चाहिए, अगर आपने नेट के लेवल की प्रैक्टिस कर रखी है तो, या नेट के क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस कर रखे हैं। त्रिपिटका किससे रिलेटेड है जी? बुद्धिज्म से रिलेटेड है। कौन कौन सी है? विनय पिटका, सुत पिटका और अभिधाम पिटका, ठीक है। तो ये तीनों मैंने बुद्धिस्ट एजुकेशन में भी करवा रखी, जो चैनल पे सेकंड वीडियो थी, अगर आप ओल्डेस्ट चेक करोगे तो। ओके, करेक्ट सीक्वेंस पूछी है वर्ड्स इन द प्रियम्बल, तो जब लास्ट क्लास हुई थी, एक दो लास्ट क्लास जो अभी गुजरात वाले ही पेपर के लिए है, उसमें भी बताया था कि प्रियम्बल को पूरा याद रख लो। प्रियम्बल में ये जब वहां पे लिबर्टी का पूछा हुआ था कि डायरेक्ट इन्फ्लुएंस जो है वो कौन सा रहेगा, ठीक है, एजुकेशन के फील्ड में डायरेक्टली किसको बियर करते हैं हम, और वो भी उसमें जो हमने थॉट और एक्सप्रेशन की बात की थी, लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे प्रियम्बल के रिलेटेड ही आपने सीक्वेंस पूछी है, जिस सीक्वेंस में वो प्रियम्बल में लिखे हुए हैं। तो आंसर क्या रहेगा? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। बी आंसर हो जाएगा, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये लिबर्टी के टाइम पे आपको दिखाया था और बोला भी था, याद रखना इन चीजों को। ओके, तो भारत का प्रियम्बल है तो ये तो एटलीस्ट याद होना चाहिए आपको। नेशनल नॉलेज कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन, ये बहुत ज्यादा ही फैक्चुअल पूछ लिया क्योंकि 2005 तो फिर भी याद रह जाता है, बट डेट पूछ ली है इन्होंने, तो ये डेट किसी ना किसी एग्जाम में और भी पूछी जा सकती है, तो इस डेट को याद रख लो, 13 जून 2005 को ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। आंसर अपना बी है जी। डाइट वर एस्टेब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, ये तो इजीएस्ट क्वेश्चन है, ये नेट में भी कई बार अभी भी आ जाता है ये क्वेश्चन, वो खीरा टाइप का क्वेश्चन है ये, कि रटा हुआ होना चाहिए, इतना इजी लगना चाहिए आपको कट करने में, तो ये आंसर रहेगा 1986 की पॉलिसी, उसने रेकमेंड किया है डाइट को। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी उसके बाद ही आता है, 1986 की पॉलिसी के बाद। 1986 की पॉलिसी से रिलेटेड रिव्यू कमेटी बैठी थी, रामामूर्ति कमेटी, देन जनार्दन रेड्डी की कमेटी बैठी थी, फिर पीओए आया था, तो ये सारी चीजें 1986 की पॉलिसी के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। ओके, नेशनल नॉलेज कमीशन वाज हेडेड बाय, तो ये मैंने आपको ये यही ऑप्शंस जो हैं वो एक बार पहले भी आए हुए हैं, और उसमें उससे आपसे पूछा था कि टीचर एजुकेशन नहीं, टीचर के लिए जो था ना वो कमीशन, कमीशन फॉर टीचर्स, तो वो कौन सा था, उसके हेड कौन थे? तो उसके हेड हमने चट्टोपाध्याय की बात की थी, 1983 में जो कमीशन बनाया था। यशपाल कमेटी की भी बात की थी हमने, तो यशपाल कमेटी दो जगह पे हम बात करते हैं क्योंकि यशपाल दो जगह पे हेड थे, एक 1993 में स्कूल लेवल पे जो कमेटी बनाई गई थी और लर्निंग विदाउट बर्डन इन्होंने रिपोर्ट दी थी, फिर 2009 में जो रिपोर्ट इन्होंने हायर एजुकेशन से रिलेटेड दी थी, ठीक है। तो सैम पिट्रोडा जो है वो अपने नेशनल नॉलेज कमीशन के हेड होंगे। मैंने लास्ट टाइम आपसे पूछा भी था कि सैम पिट्रोडा कौन होंगे, यशपाल और चट्टोपाध्याय से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देके। ओके, तो सीएल आनंद की आप अगर बात करेंगे तो इन्होंने इनिशियल ड्राफ्ट रेडी किया था जी एनसीएफटी 2009 का। ओके, सो एक एक्सपर्ट कमेटी थी जिसमें ये थे, तो उन्होंने इनिशियल ड्राफ्ट जो है वो तैयार किया था, उसके बाद जो, अब आपको ये बताना है, इन्होंने तो इनिशियल ड्राफ्ट किया था, लेकिन जो फाइनल नेशनल करिकुलम फॉर टीचर एजुकेशन 2009 अपना आया, एनसीएफटी 2009, उसके चेयरपर्सन कौन थे? ठीक है, चेयरपर्सन बताने हैं आपको।
मुख्तियार करके कुछ तो थे, ठीक है। सो वो चेयरपर्सन का नाम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में जो समरी सी होती है ना, उसी में मेंशन है ये पैराग्राफ, और उसी में ये चीज बोली गई कि हम इन्होंने जो जो चीजें बोली हैं, जो इनिशियल ड्राफ्ट रेडी किया इन्होंने, हम उनको कंसीडर करते हैं और उनको भी हमने उन चीजों को भी हमने फाइनल ड्राफ्ट में इंक्लूड किया है, ऐसा जो है उन्होंने बोला था। तो अब आपको ये बताना है, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है कि कौन थे इसके चेयरपर्सन। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन, अगेन डेट पूछ ली है आपसे, तो मेजर कमीशन की आप एग्जैक्ट डेट भी याद रख सकते हो। आंसर सितंबर 23, 1952 रहेगा। ओके, विच कॉम्बिनेशन ऑफ फॉलोइंग फैक्टर्स टेंड टू स्लो डाउन द प्रोग्रेस इन एजुकेशन। तो स्लो डाउन, ये एग्जैक्ट नेट का क्वेश्चन है, डिट्टो नेट में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है। ओके, तो अब आपको बोल रहे हैं कि जो फैक्टर्स स्लो डाउन करेंगे वो फैक्टर्स बताओ। हाई इंटरेस्ट रेट ऑन एजुकेशनल लोन, ओके, रीजनलिज्म, अर्बन वे ऑफ लाइफ, एथनिसिटी, लेस एम्फेसिस ऑन ट्रेनिंग, स्कैरसिटी ऑफ आईसीटी रिसोर्सेज इन स्कूल। तो देखो, अर्बन वे ऑफ लाइफ तो नहीं होगा, ठीक है, कि आप अगर अर्बन तरीके से जिंदगी जी रहे हो, उससे एजुकेशन में प्रोग्रेस स्लो कैसे हो जाएगी, फास्ट भले ही हो जाए अर्बनाइजेशन की वजह से। तो थर्ड तो नहीं आएगा। अगर आपने ये भी फिगर आउट कर लिया कि थर्ड नहीं आएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा जी, डी आ जाएगा। ओके, यानी जो आपका रीजनलिज्म है, क्योंकि रेट हाई हो लो हो वो भी ज्यादा मैटर नहीं करेगा एजुकेशनल लोन्स के, क्योंकि एजुकेशनल लोन्स यूजुअल, मतलब एजुकेशनल लोन्स अगर आप ले रहे हो नहीं ले रहे हो, वो ज्यादा मैटर नहीं करता कि एजुकेशन में प्रोग्रेस हो रही है नहीं हो रही है। रीजनलिज्म, रीजन की वजह से जो है वो चीजें कम हो सकती हैं, स्लो डाउन हो सकता है। एथनिसिटी की वजह से, टीचर ट्रेनिंग पे आप फोकस नहीं कर रहे हो, उस वजह से प्रोग्रेस डाउन हो जाएगी। या फिर आपके आईसीटी रिसोर्सेज में स्कैरसिटी है, कमी आ रही है, रिसोर्सेज प्रॉपर नहीं है आपके। ओके, ये चीजें स्लो डाउन कर सकती हैं। प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इज एन आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ, किसका, किलपैट्रिक ना, विलियम डब्ल्यू एच किलपैट्रिक। सो प्रैग्मेटिज्म, ठीक है जी। प्लेवे मेथड ऑफ टीचिंग हैज बीन एम्फेसाइज्ड इन द स्कीम ऑफ द एजुकेशन ऑफ द रियलिस्ट, प्रैग्मेटिस्ट, एग्जिस्टेंशियलिस्ट, नेचुरलिस्ट। कौन फोकस करता है प्लेवे मेथड पे? तो देखो, बिल्कुल बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में जाएंगे तो नेचुरलिस्ट जो है वो फोकस करते हैं। सो प्लेवे मेथड, ये तो हमें पता है कि इन दोनों तो नहीं आएंगे, रियलिस्ट और एग्जिस्टेंशियलिस्ट। बचा प्रैग्मेटिस्ट और नेचुरलिस्ट। सो प्रैग्मेटिस्ट में कहीं ना कहीं बैलेंस है चीजें, बट नेचुरलिस्ट में तो बिल्कुल ये है कि आप नेचर में ही छोड़ दो, वो अपने आप सीख लेगा जो उसको सीखना है। ओके, तो आंसर अपना डी होगा। स्टडीज ऑन पॉलिटिकल एंड सोशल इनइक्वालिटीज इन डेमोक्रेसी शोज दैट। तो पॉलिटिकल और सोशल इनइक्वालिटीज के ऊपर जब स्टडी करते हैं डेमोक्रेसी में, तो क्या दिखता है? डेमोक्रेसी में डिक्टेटरशिप इज बेटर देन डेमोक्रेसी? नहीं, डेमोक्रेसी इज बेटर देन डिक्टेटरशिप। इनइक्वालिटीज डू नॉट एग्जिस्ट इन डिक्टेटरशिप? नहीं, डिक्टेटरशिप में तो पक्का एग्जिस्ट करती है, कैसी बात कर रहे हो। इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट इन डेमोक्रेसी, हाँ, डेमोक्रेसी में भी इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करती है। डेमोक्रेसी डेटर्स डेवलपमेंट? नहीं, डेमोक्रेसी बेटर करेगी डेवलपमेंट को। तो सी आंसर रहेगा जी। ये दिखाता है कि इनइक्वालिटीज जो है वो, जैसे भारत में भी तो डेमोक्रेसी है ना, बट स्टिल हर जगह पे इक्वालिटी थोड़ी देखने को मिलती है आपको, हर कोई बराबर थोड़ी ना है, राइट। सो इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करती हैं डेमोक्रेसी में भी। Which of the following refers to the ability of human to contribute to the process of value addition in Indian economy? So ability of human to contribute. तो ह्यूमन अगर कैपेबल है जो कंट्रीब्यूट कर पाए अपने देश की इकोनॉमी में, तो वो ह्यूमन रिसोर्स बोलेंगे, ह्यूमन कैपिटल बोलेंगे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट, क्या बोलेंगे? ह्यूमन रिसोर्स बोलेंगे। वैसे तो ह्यूमन कैपिटल भी बोल देते हैं उसको, बट ह्यूमन रिसोर्स यहाँ के लिए बेटर वर्ड रहेगा, एंड ह्यूमन रिसोर्स को हम गलत नहीं बता सकते हैं। सो एबिलिटी जो है, ह्यूमन रिसोर्स मतलब रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन टू कंट्रीब्यूट टू द ह्यूमन कैपिटल, उस ह्यूमन को ही बोल देंगे, यहाँ पे एक तरीके से उसकी एबिलिटी को बोल रहे हैं, ठीक है। तो वो रिसोर्स की तरह काम करता है। प्रोविजन फॉर राइट टू एजुकेशन एक्ट वॉज मेड बाय विच अमेंडमेंट? इजिएस्ट क्वेश्चन, नेट वालों के हिसाब से तो बिल्कुल केक वॉक होनी चाहिए ये, ठीक है। सो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में आया था जी, तब जाके हमने प्रोविजन जो है वो यहां से निकाला था, और आर्टिकल 21A जो है वो इंसर्ट किया था, और उसके बाद आर्टिकल 21 को ही बेस मानते हुए हम RTE एक्ट लेके आए थे। 21st क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रिलेशन टू स्पेशल स्कूल? Special children have to be adjusted with schools and school environment. Okay, normal children are also taught for sometimes in special school.
teachers are not given special training to teach special children. It is not mandatory for children of special school that they study in mainstream schools for some days. तो स्पेशल स्कूल के बारे में बात की गई है. स्पेशल चिल्ड्रन को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है स्कूल एनवायरमेंट से. स्कूल एनवायरमेंट ही एडजस्टेड होता है जब हम स्पेशल स्कूल्स की बात करते हैं. ओके, सो नॉर्मल स्टूडेंट्स आर ऑल्सो टॉट फॉर समटाइम्स इन स्पेशल स्कूल. नहीं, स्पेशल स्कूल में स्पेशल बच्चे ही पढ़ाए जाते हैं. टीचर्स आर नॉट गिवन स्पेशल ट्रेनिंग. दी जाती है उनको स्पेशल ट्रेनिंग. इट इज नॉट, हाँ ये मैंडेटरी नहीं है कि जो स्पेशल स्कूल के बच्चे हैं वो जाके कुछ टाइम के लिए मेन स्ट्रीम स्कूल में पढ़े. ऐसा कुछ नहीं है जी. तो डी आंसर हो जाएगा. Which are the ways of curricular adaptation in context of inclusive education? तो जब आप inclusive education यानी सबको include करने की बात करते हो तो उस context में curricular adaptations जो है उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं. ठीक है, कि आप अडेप्ट कर पाओ चीजों से. एसिमिलेशन, मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन अकोमोडेशन, ओनली मॉडिफिकेशन या फिर एसिमिलेशन अकोमोडेशन. सो करिकुलर एडेप्टेशन में मॉडिफिकेशन तो रहेगा, मॉडिफिकेशन के साथ साथ जो है वो अकोमोडेशन रहेगा जी. ठीक है, एसिमिलेशन में और अकोमोडेशन में क्या फर्क है? सेम वही वाला फर्क रहेगा जो कि हमने पियाजे में किया हुआ है डेवलपमेंट में. सो बताइएगा, ये चीज बताइएगा कि हमने उस, अगर आपको एसिमिलेशन अकोमोडेशन में फर्क पता चल गया तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा बी आंसर क्यों आया है. ओके, तो ये डिफरेंस आप बताइएगा, हमने पियाजे में बहुत बार पढ़ा है. Which of the following is false in context of inclusive education? Parents of all students are given special training to deal with their children. नहीं. स्लो लर्नर्स आर ऑल्सो गिवन एडमिशन. हाँ ये ठीक है, इंक्लूसिव स्कूल में एडमिशन सबको देंगे, चाहे स्लो लर्नर हो, फास्ट लर्नर हो, डिसेबल्ड हो, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड लो हो, कुछ भी हो. कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट किया जाता है. हाँ, टीम वर्क, कोऑपरेशन ये सिखाने की कोशिश की जाती है. स्पेशल चिल्ड्रन स्टडी इन मेन स्ट्रीम स्कूल. हाँ, स्पेशल चिल्ड्रन मेन स्ट्रीम स्कूल में पढ़ेंगे जब हम इंक्लूसिव की बात करते हैं. तो पहली स्टेटमेंट गलत है जी. ऐसी कोई ट्रेनिंग जो है वो बच्चों के लिए पेरेंट्स को नहीं दी जाती है जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं. Which of the following is not an advantage of inclusive education? All kind of children are given equal opportunity. ये तो बात सही है. Progress of all kind of children is done at same level. प्रोग्रेस सबकी सेम लेवल पे कैसे हो सकती है? जब बच्चे ही अलग अलग हैं तो उनकी प्रोग्रेस का लेवल भी तो अलग अलग रहेगा ना, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से. हेल्दी सेंस ऑफ सिटीजनशिप इज डेवलप्ड अमंग स्टूडेंट्स. हाँ ये बात ठीक है. पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर वन अनदर इज डेवलप्ड अमंग द स्टूडेंट्स. ये भी ठीक है, तभी तो हम कोऑपरेटिव लर्निंग की या कोलैबोरेशन उसकी बात करते हैं ना, कोऑपरेशन की, कोलैबोरेशन की. तो ये स्टेटमेंट्स ठीक है जी, बट हम प्रोग्रेस कर सकते हैं बच्चों की, बट सेम लेवल पे नहीं होनी पॉसिबल होगी वो, क्योंकि बच्चों का ही लेवल अलग अलग है. जब जब बच्चे ही सारे चेंज हैं, अलग अलग हैं, तो ये कोई एडवांटेज नहीं होगा इंक्लूसिव एजुकेशन का. इन विच ईयर द रिहेबिलिटेशन काउंसिल वॉज सेटअप? ये ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि इन्होंने ये नहीं बोला कि रिहेबिलिटेशन काउंसिल, जो क्योंकि आप देखते ही 1992 लगाएंगे, मुझे पता है. आंसर आपका 1986 रहेगा क्योंकि सेटअप करने की बात कही है. स्टैट्यूटरी बॉडी ये 1992 में बनी थी. उससे पहले 1986 में इसको एक सोसाइटी की तरह रजिस्टर किया गया था. एज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी 1986 में आरसीआई आ चुका था. 1992 में पार्लियामेंट में इसके ऊपर एक्ट बनता है और 1993 में जाके ये स्टैट्यूटरी बॉडी बनती है. ओके, सो आरसीआई एक्ट 1992 के अंडर ये बनी है, बट उससे पहले भी ये एग्जिस्ट करती थी एक सोसाइटी की तरह, रजिस्टर्ड सोसाइटी. 2000 में जाके हमने अमेंडमेंट भी किया है इस एक्ट में ताकि इसको ब्रॉड लेवल पे बनाया जा सके, ब्रॉड लेवल पे फायदा हो इसका. मैंडेट यही है कि ये रेगुलेट करेगी, मॉनिटर करेगी सर्विसेज को, एक सेंट्रल रिहेबिलिटेशन रजिस्टर भी मेंटेन करेगी. किसके लिए? सारे के सारे क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स या जो पर्सनल्स हैं जो इसमें काम कर रहे हैं इस फील्ड में, उनके लिए. ठीक है. In which of the following it is mentioned that by 2010 जेंडर बेस्ड डिफरेंस विल बी एलिमिनेटेड इन प्राइमरी एजुकेशन? इजीएस्ट क्वेश्चन, क्योंकि एक तो बिल्कुल टारगेट दे रखा है. ये टारगेट्स हमने सर्व शिक्षा अभियान में दिए थे और वहां पे स्पेशली मैंने सर्व शिक्षा अभियान जब पढ़ाया था बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रखा है वहां पे डिटेल में. तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि हाँ, जेंडर बेस्ड डिफरेंस को हमें एलिमिनेट करना है, उसके ऊपर काम करना है. Instead of focusing on disability of a disabled person, which of the following focuses on ability and functioning of disabled person in his own environment? So environment के basis पे, यानी बेसिक एक बेस environment भी है,
ICF में बात की है हमने ये, ठीक है। और ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, लास्ट टाइम जो हमने प्रैक्टिस किए क्वेश्चन गुजरात वाले ही, उसमें भी ये चीज मेंशन थी कि जो ओन एनवायरमेंट, मतलब एनवायरमेंट एक फैक्टर है, फाइनेंशियल्स को हम फैक्टर नहीं मानते हैं। तो ये जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन है, इसमें कौन से 3-4 फैक्टर्स हैं जिस बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया, वो मुझे बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस के दौरान ही कर चुके हैं। Whose information is recorded and maintained in Central Rehabilitation Register? अभी अभी ऊपर बताया था कि एक RCI जो है वो एक सेंट्रल रिहेबिलिटेशन रजिस्टर भी मेंटेन करेगा। किससे रिलेटेड? डिसेबल स्टूडेंट, टीचर्स, प्रोफेशनल्स वर्किंग इन द फील्ड ऑफ रिहेबिलिटेशन एंड स्पेशल एजुकेशन एंड हैविंग अ क्वालिफिकेशन ऑफ द सेम। आंसर विल बी 3, ठीक है। तो सिर्फ वो लोग रजिस्टर किए जाते हैं, डिसेबल्ड स्टूडेंट या टीचर्स को रजिस्टर नहीं कर रहे हैं हम। जितने भी प्रोफेशनल्स जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं या जो स्पेशल एजुकेशन के फील्ड में काम कर रहे हैं, जो स्पेशल बच्चों से डील कर रहे हैं, वो तभी डील कर सकते हैं जब वो रजिस्टर्ड हो। इट्स लाइक आपने एमएड स्पेशल कर ली या बीएड स्पेशल तो कर ली, बट वो स्पेशल करने के बाद आपको अपने आप को यहाँ रजिस्टर करवाना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके आप एलिजिबल होंगे। ये सेंट्रल रिहेबिलिटेशन रजिस्टर में जब आप रजिस्टर होगे तो एक नंबर आपको मिलता है, वो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और उस नंबर के बेसिस पे ही हम मान के चलते हैं कि हाँ ये क्वालिफाइड इंसान है और ये रजिस्टर में रजिस्टर्ड है। इन विच ईयर द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट वॉज फॉर्म्ड इन इंडिया? तो PWD एक्ट यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 में आया था, RPWD 2016 में आया था, ओके। Which of the following was formed to review and modify? ये लो जी, अभी अभी बताया था ऊपर कि 1986 से रिलेटेड कमेटीज बताई थी, देन ये भी किससे रिलेटेड है? 1992 वाला 1986 की पॉलिसी से रिलेटेड है। Which of the following is not a primary law of learning propounded by थॉर्नडाइक? तो थॉर्नडाइक के 3 प्राइमरी लॉज पढ़ते हैं, बाकी सेकेंडरी लॉज पढ़ते हैं। तो एसोसिएटिव शिफ्टिंग जो है वो हम पैवलोव से, पैवलोव है ना डॉग वाला एक्सपेरिमेंट, हाँ, पैवलोव से रिलेट करते हैं। और बाकी 3 जो है वो अपने थॉर्नडाइक के प्राइमरी लॉज हैं, लॉ ऑफ इफेक्ट, एक्सरसाइज एंड रेडीनेस। Which of the following is not the characteristic of creativity? पर्सन की एबिलिटी टू थिंक फ्रीली, एबिलिटी टू मेमोराइज, फ्लेक्सिबिलिटी इन थिंकिंग, एबिलिटी टू कम आउट विद नोवेल आइडियाज। तो जब नए आइडियाज आ रहे हैं, आप फ्लेक्सिबल हो सोचने में, फ्री भी हो, पर्सन में एबिलिटी है फ्रीली सोचने की, ये सारी चीजें क्रिएटिविटी की तरफ लिंक्ड है, कैरेक्टरिस्टिक है उसकी। मेमोराइज कर लेना, रट लेने को हम क्रिएटिविटी नहीं बोलते हैं। आंसर बी रहेगा। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ऑफ काउंसलिंग वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय। इजी क्वेश्चंस हैं, सीधे सीधे, बस आपके रिवीजन में बहुत हेल्प करेंगे ये। आप इसके अराउंड कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकते हो। तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच यानी सारे इंसान जो है वो सही हैं, अच्छे हैं ऑलरेडी, बस हमें पोटेंशियल उनका बाहर निकालना है। कार्ल रोजर, ओके। विच साइकोलॉजिस्ट रोट एक्सपेरिमेंटल स्टडीज ऑफ परसेप्शन ऑफ मूवमेंट? ये नया क्वेश्चन है, इसको आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। मैंने आपको बोला था 2-4 इन्फॉर्मेशन तो मिनिमम आप नई सीखोगे हर 50 क्वेश्चन पे। तो ये रहेगा जी मैक्स वर्दीमियर, ठीक है, जो कि जेस्टाल्ट साइकोलॉजी से रिलेटेड है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंटल स्टडीज ऑफ परसेप्शन ऑफ मूवमेंट जो है वो लिखा है। स्टेट्स ऑफ साइकी डिजाइन डेजिग्नेटेड एज इद, ईगो, सुपर ईगो, किसने दी है ये? इद, ईगो, सुपर ईगो। तो सिगमंड फ्रॉइड। इजी क्वेश्चन, सिगमंड फ्रॉइड यहां से अभी आ ही गया है, तो आप इसके डेवलपमेंट की स्टेजेस भी याद कर लो, जो ओरल, फैलिक और वो वाली लेटेंसी, वो वाली स्टेजेस हमने पढ़ी है। गार्डनर की थियरी ऑफ इंटेलिजेंस, मल्टीपल इंटेलिजेंस, बट मल्टीपल इंटेलिजेंस, नो टाइप की जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है उनको रिवाइज कर लेना यहाँ पे बहुत अच्छा मौका है। तो वो रिवाइज करो साथ साथ, तब जाके ये क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके लिए और बेनिफिशियल हो पाएगी। हु कॉइन्ड द नेम ऑफ मेंटल एज? तो मेंटल एज का नाम किसने कॉइन किया है? टर्मन, एल्फ्रेड बिने, विल्हम स्टर्न या फिर वेशलर? नाम की पूछा है इन्होंने मेंटल एज के कॉन्सेप्ट, मतलब वो ओवरऑल। तो एल्फ्रेड बिने जो है वो इनका आंसर रहेगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ मोटिवेशन? तो मोटिवेशन में नीड रहेगी। नीड जो है वो एक ड्राइव से भी आ सकती है, या ड्राइव से नीड निकल, मतलब हाँ, नीड के बेसिस पे हम ड्राइव तक जाएंगे, एक मोटिव होगा आपके पास। तो ये तीनों चीजें तो होंगी। एजुकेशन जो है वो एलिमेंट नहीं है जी मोटिवेशन का, ओके। सोशल कॉग्निशन इज सब टॉपिक ऑफ पैरा साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी। जब कॉग्निशन सोशल लेवल का है तो साइकोलॉजी भी सोशल लेवल की होगी। ऐसे क्वेश्चन में ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ओके, कि कुछ और भी आ सकता है क्या, ठीक है। सोशल साइकोलॉजी। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन इज एन आउटकम ऑफ रिसर्च कंडक्टेड बाय। तो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन किससे रिलेटेड है? स्किनर।
सोचने वाले क्वेश्चन भी नहीं है आधे ज्यादा तो। ओके, एनसीएफ के अकॉर्डिंग लर्निंग जो है वो क्या रहेगी, टीचर सेंट्रिक, लर्नर सेंट्रिक, बर्डनसम या टेक्स्ट बुक सेंट्रिक, तो लर्नर सेंट्रिक रहेगी। ओके, हमने टीचर सेंट्रिक से लर्नर सेंट्रिक की तरफ मूव करने की बात की है एनसीएफ में। जस्टिस वर्मा कमेटी रिपोर्ट सजेस्टेड रिफॉर्म्स इन 2011 में ये बनाई सुप्रीम कोर्ट ने, 2012 में इसने रिपोर्ट सबमिट की। इसी के बाद 2014 में जाके हमने जो है बीएड एमएड को भी 2 साल का किया था, और आंसर इसका टीचर एजुकेशन रहेगा, एक्सक्लूसिवली टीचर एजुकेशन के लिए थी। और इन्होंने टीचर एजुकेशन में रिफॉर्म्स जो है वो सजेस्ट किए थे। इन्होंने ये बात भी बोली थी कि बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस, अराउंड 10,000 से ज्यादा इंस्टीट्यूशंस जो टीचर एजुकेशन के हैं, दे आर नॉट टेकिंग दिस एजुकेशन सीरियसली, और वो सिर्फ डिग्रियां बांट रही हैं पैसों के नाम, मतलब पैसे लेके डिग्रियां बांट रही हैं। तो ये बातें सारी वर्मा कमेटी से रिलेटेड है। निष्ठा प्रोग्राम, निष्ठा की फुल फॉर्म क्या रहेगी, हाँ निष्ठा की फुल फॉर्म तो है ही ना, बिल्कुल है। निष्ठा की फुल फॉर्म जो है वो बताइएगा। नेशनल, हाँ है, जहां तक मुझे ध्यान है। ठीक है, तो निष्ठा के बारे में आपको कमेंट में बताना है। उसके साथ साथ ये स्कूल के टीचर्स और हेड्स, उनके लिए जो है इम्प्रूव करती है क्वालिटी, उसके लिए ये प्रोग्राम बनाया गया है। निष्ठा 1.0, 2.0, 3.0 करके भी है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, जो मैंने रिविजन मैराथन में भी करवा रखी है। एनसीएफटी recommended चेंजेस इन द करिकुलम ऑफ, तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन है, तो चेंजेस भी टीचर एजुकेशन से रिलेटेड होंगे, ऑब्वियस है। For coordination, determination and maintenance of standards in higher education, an apex body is हायर एजुकेशन की बात हुई है। ये स्कूल एजुकेशन, ये टेक्निकल एजुकेशन, ये टीचर एजुकेशन, तो हायर एजुकेशन में आ गया यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। विच ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट प्रोवाइडिंग इन सर्विस एजुकेशन टू स्कूल टीचर्स, तो डाइट, एससीईआरटी, एनसीईआरटी, ये सारे स्कूल से रिलेटेड है। यूजीसी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, हायर एजुकेशन से रिलेटेड है। ओके, Which commission suggested for opening up of postgraduate department of education in university, तो यूनिवर्सिटी में एक पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, ये बात सेडलर कमीशन ने 1917 या 19 में तभी बोल दी थी। तो आंसर आपका डी रहेगा। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी इसको बोलते हैं, क्योंकि कैलकाटा यूनिवर्सिटी पे इन्होंने जो है वो काम किया था। एन इफेक्टिव टीचर इज, तो ऑटोक्रेटिक होगा नेचर में, अथॉरिटेरियन होगा, डेमोक्रेटिक होगा, लेसेस फेयर होगा, ऑब्वियसली डेमोक्रेटिक होगा। ठीक है, नाम से ही पता चल रही है ना, ऑटोक्रेटिक पे फोकस करेंगे, ना अथॉरिटी पे, ना बिल्कुल फ्री छोड़ने पे। सो डिस्कशन भी हो, चीजें बैलेंस आउट चलती रही, डेमोक्रेसी पे फोकस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग, मिक्स्ड मोड है तो ब्लेंडेड है, ठीक है, हाइब्रिड को भी लर्निंग आएगा ये। ठीक है, हाइब्रिड लर्निंग भी ब्लेंडेड में चला गया, ऑनलाइन और इन पर्सन दोनों को मिला दिया, वो भी ब्लेंडेड में चला गया। मोबाइल लर्निंग सिर्फ ऑनलाइन लर्निंग पे फोकस कर रहा है, ये ब्लेंडेड नहीं है, तो ये ट्रू केस नहीं है ब्लेंडेड लर्निंग का। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ एग्जामिनिंग कोलैबोरेटिव लर्निंग, तो जब आप कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात करते हो तो कन्वर्सेशनल एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और डिस्कोर्स एनालिसिस, ये तीनों टाइप के एनालिसिस की हम बात करते हैं, हम मेटा एनालिसिस की बात नहीं करते हैं। आपका होमवर्क रहेगा कि मेटा एनालिसिस का मतलब क्या होता है, वो आप कमेंट करके बताइएगा। ये हो गए आज के 50 क्वेश्चंस। उम्मीद है आपने कुछ एक इन्फॉर्मेशन नई सीखी होगी और उसको नोट्स में भी ऐड ऑन कर लिया होगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।